दोस्तों, आखिरकार आ ही गया वो दिन जब अपने ही पति को हनीमून के नाम पर मौत के सफर पर ले जाने वाली सोनम रघुवंशी को उसके गुनाह की सबसे बड़ी सजा मिलने जा रही है। जी हां, कुछ सूत्रों से खबर आनी शुरू हो गई है कि अब सोनम को फांसी होने से कोई नहीं रोक सकता। मौत का फंदा अब बस कुछ कदम दूर है। सोनम ने भले ही लाख चालें चली, लाख झूठ बोले, लेकिन अब कानून के हाथ इतने लंबे हो चुके हैं कि 16 दिन से फरार इस महिला को पकड़ ही लिया गया। और सिर्फ सोनम ही नहीं, बल्कि इस खौफनाक खेल में शामिल 4 और लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिस प्यार का सपना दिखाकर सोनम ने राजा रघुवंशी को शादी के बंधन में बांधा, उसी प्यार को हथियार बनाकर उसने राजा की जिंदगी छीन ली। अब कोई रहस्य नहीं बचा, अब कोई शक बाकी नहीं रहा। पुलिस की जांच ने सब कुछ खोलकर रख दिया है और अब जो होने वाला है वह बहुत बड़ा है, क्योंकि इस बार कानून सिर्फ सजा नहीं देगा, एक मिसाल कायम करेगा और इस बार उस मिसाल का नाम होगा सोनम रघुवंशी। क्या है पूरा सच? कैसे हुआ यह खूनी हनीमून? किस मोड़ पर आया केस में ऐसा तूफान जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया? और कैसे एक एक सुराग ने सोनम को पहुंचाया सीधे फांसी के दरवाजे तक? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह कहानी आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप इस केस की शुरुआत को ठीक से समझें। खतरे का एहसास हुआ था ना, मेरे को गले में चेन देख के खतरे का एहसास हुआ था कि कुछ खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि यह कोई आम मर्डर केस नहीं है, यह एक ऐसी प्लानिंग है जो प्यार की चादर में लिपटी हुई थी और जिसके नीचे छुपा था मौत का खौफनाक जाल, हनीमून, जिसे हर कपल अपनी जिंदगी का सबसे यादगार और खूबसूरत पल मानता है। वही हनीमून इस कहानी में मौत की वजह बन गया। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी जो इंदौर के रहने वाले थे, उन्होंने 11 मई 2025 को धूमधाम से शादी की थी और फिर 20 मई को यह कपल निकला था। अपने हनीमून पर जगह चुनी गई थी मेघालय, जो अपनी हरियाली, खूबसूरत वादियों, झरनों और पहाड़ों के लिए जाना जाता है। एक ऐसा इलाका जो किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है, और शायद यही सोचकर राजा और सोनम ने भी सोचा होगा कि इस प्यार भरे सफर की शुरुआत ऐसे जन्नत जैसे माहौल से की जाए। 20 मई को यह दोनों गुवाहाटी एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, फिर कामाख्या देवी के दर्शन करते हैं और असम में 2 दिन घूमने के बाद 22 मई को पहुंचते हैं शिलंग। वहां वो एक लोकल रेंटल एजेंसी से स्कूटी किराए पर लेते हैं और उस स्कूटी से घूमने निकलते हैं। उसी दिन वह रुकते हैं शिपारा नाम के एक होमस्टे में। लेकिन अगला दिन यानी 23 मई कुछ ऐसा लेकर आता है जो किसी भयानक फिल्म जैसी कहानी बन जाता है। सुबह के करीब 5:30 बजे दोनों होटल से चेकआउट करते हैं, क्योंकि प्लान था बाहर घूमने का, लेकिन सारा लगेज साथ ले जाना मुश्किल था, इसलिए अपना कीमती सामान एक छोटे बैग में रखकर बाकी बैग रिसेप्शन पर छोड़ देते हैं। उस दिन सोनम ने व्रत रखा था, इसलिए रास्ते में फल और कॉफी खरीदी जाती है और फिर दोनों निकलते हैं उसरा हिल्स की तरफ, जो शिलंग से करीब 60 किमी दूर है। दोपहर करीब 1 से 1:30 बजे के बीच सोनम अपनी सासू मां से बात करती है। कॉल रिकॉर्डिंग में सोनम कहती है, हाँ मां, मैं राजा अभी नहीं हुआ, चढ़ाई कर रहे हैं, ऊपर पहुंचकर बात करेंगे। अब इस एक लाइन में वह मासूमियत दिखती है जो सोनम दिखाना चाहती थी। लेकिन इसी बातचीत से पुलिस को एक ऐसा सुराग मिलता है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देता है, क्योंकि इसके बाद जो होता है वह खौफनाक है, खतरनाक है और कत्ल की उस साजिश को सामने लाता है जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। यह राजा और सोनम का आखिरी कॉल होता है, क्योंकि 147 पर जब राजा के बड़े भाई सोनम को कॉल करते हैं तो सोनम का मोबाइल रिंग तो होता है, लेकिन कोई रिसीव नहीं करता। राजा का फोन तो पहले से ही स्विच ऑफ था, जिससे शक और भी गहराता चला गया। भाई बार बार कॉल करता है, लेकिन दूसरी तरफ सन्नाटा छाया रहता है। फिर 24 मई को अचानक सोनम का फोन भी बंद हो जाता है और अब यह बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि कुछ तो बहुत गलत हो चुका है। एकर 127 के बीच ही कुछ अनहोनी हुई थी और इसी समय के बीच वो सब कुछ हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। राजा के बड़े भाई विपिन बिना देर किए शिलांग पहुंचते हैं, क्योंकि अब मामला किसी मामूली गड़बड़ी का नहीं रहा था। जब वह होटल पहुंचते हैं तो वहां रिसेप्शन पर जो बात पता चलती है वह उनके पैरों तले जमीन खिसका देती है। होटल स्टाफ बताता है कि राजा और सोनम 23 मई की सुबह ही ठीक 5:30 पर चेकआउट कर चुके थे और उनका सारा सामान यानी लगेज अब तक रिसेप्शन में रखा हुआ है। इतने दिनों में कोई भी उस बैग को लेने नहीं आया था। ऐसे में जब राजा और सोनम का फोन बंद है, उनके परिवार वालों से कोई संपर्क नहीं है और अब होटल का बैग भी वहीं रखा मिल रहा है, तो शक की सुई सीधा किसी अनहोनी की तरफ घूम जाती है। विपिन के लिए यह सब कुछ एक बुरे सपने जैसा था, लेकिन अब तक यह तय हो चुका था कि मामला गहरा है और इसमें वक्त गंवाना किसी बड़ी भूल से कम नहीं होगा।
दूसरी ओर हालात और भी बिगड़ते जा रहे थे। पूरे नॉर्थ ईस्ट में मूसलाधार बारिश हो रही थी। कई जगहों पर बाढ़ का खतरा था। पहाड़ियों में लैंडस्लाइड शुरू हो चुके थे और हालात इतने खराब थे कि सरकार ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया था। ऐसे में समय रहते खोजबीन नहीं होती तो उनका मिलना मुश्किल हो जाता। इसलिए राजा के बड़े भाई विपिन बिना देरी किए ईस्ट खासी हिल्स पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। लेकिन किस्मत इतनी बेरहम थी कि उसी वक्त नॉर्थ ईस्ट में मौसम अपना सबसे डरावना रूप दिखा रहा था। मूसलाधार बारिश और तूफानी हवाओं की वजह से पुलिस भी मौके पर ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी। मगर जब अपनों की जान खतरे में हो तो कोई रुकता नहीं। राजा के परिवार ने खुद से खोजबीन शुरू कर दी, क्योंकि अब उम्मीद बस उनकी हिम्मत और कोशिशों पर टिकी थी। राजा और सोनम ने अपनी ट्रिप के दौरान जो भी फोटो और वीडियो परिवार को भेजे थे, अब वह उनकी तलाश का एकमात्र सहारा बन चुके थे। इन्हीं में से एक फोटो में पीछे एक ऐसा पोस्टर दिखा जिसे गौर से देखने पर उनके लिए रास्ता खुल गया। पोस्टर की मदद से वह लोग उस स्कूटी वाले तक पहुंचते हैं जिससे राजा और सोनम ने स्कूटी किराए पर ली थी। स्कूटी वाले ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि उस स्कूटी में जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था, जिसकी मदद से उसकी आखिरी लोकेशन ट्रेस की जा सकती थी। और फिर जैसे ही उस ट्रैकर की लोकेशन निकाली गई, टीम को पता चला कि स्कूटी अभी भी उसी जगह खड़ी है। जब लोग उस जगह पहुंचे तो देखा कि स्कूटी बेहद सलीके से खड़ी हुई थी, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी चाबी अब भी उसी में लगी हुई थी और जो हेलमेट स्कूटी के साथ दिया गया था वह वहां से गायब था। इन छोटे छोटे लेकिन अहम सुरागों ने परिवार को और ज्यादा बेचैन कर दिया, क्योंकि सब कुछ इस ओर इशारा कर रहा था कि कुछ बहुत गड़बड़ हुआ है। उस वक्त तक भी पुलिस इस केस को बहुत गंभीरता से नहीं ले रही थी, लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और लोकल सांसद ने इस केस में सीधा दखल दिया, तब जाकर प्रशासन हरकत में आया और सर्च ऑन प्रेशरेशन को तेज कर दिया गया। लेकिन समस्या अभी भी बनी हुई थी। मौसम लगातार बाधा बन रहा था। बारिश कभी रुक ही नहीं रही थी। जमीन खिसकने के खतरे और कई रास्तों पर लैंडस्लाइड के कारण सर्च ऑपरेशन हर कदम पर चुनौती से भरा था। लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में वहां के लोकल लोग खुद आगे आए। उन्होंने राजा और सोनम को ढूंढने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और एनडीओ के साथ मिलकर करीब 50 रेस्क्यू टीम बनाई गई, जिनका एक ही मकसद था, राजा और सोनम को ढूंढ निकालना। जहां इंसान नहीं पहुंच पा रहे थे, वहां ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। लेकिन खराब मौसम ने सबको थका दिया। हर दिन उम्मीद कम होती जा रही थी, लेकिन कोई हार मानने को तैयार नहीं था। और फिर आया 2 जून, यानी राजा और सोनम के लापता होने के पूरे 10 दिन बाद एक ऐसा दिन जिसने इस केस को पूरी तरह पलट कर रख दिया। जहां स्कूटी मिली थी, वहां से करीब 25 किमी दूर एक जगह पर एक बॉडी मिली जो काफी बुरी हालत में थी, लेकिन उसके हाथ पर बना एक टैटू सारी कहानी बयां कर गया। उस टैटू में एक ही नाम खुदा था। राजा जब पुलिस वाले राजा के बड़े भाई विपिन को वो बॉडी दिखाते हैं तो विपिन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो उस हालत में भी अपने भाई को पहचान लेते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और जिस सच्चाई को वो अब तक मन से झटकते आ रहे थे, वही अब सामने खड़ी थी। हाँ, यह उनके ही छोटे भाई राजा रघुवंशी की बॉडी थी। वही मासूम राजा जो हनीमून पर निकला था अपने सपनों की रानी के साथ, लेकिन वापस लौटा। एक लाश बनकर पूरे परिवार में कोहराम मच जाता है और जिस घर में शादी की खुशियां थीं, वहां अब मातम की चुप्पी पसर जाती है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल अब यह केस और ज्यादा पेचीदा हो चुका था, क्योंकि सवाल यह था कि हत्या किसने की, क्यों की, और क्या इस हत्याकांड के पीछे कोई साजिश थी या सिर्फ लूट की वारदात थी। राजा के परिवार ने पुलिस को बताया कि जब राजा घर से निकला था तो उसने गले में एक सोने की चैन पहन रखी थी, हाथ में 2 वेडिंग रिंग्स थीं और साथ में एक डायमंड ब्रेसलेट था जिसकी कीमत लगभग RS 1 लाख थी। मगर पुलिस को जो चीजें बॉडी के पास से मिली वो और भी चौंकाने वाली थीं। एक सफेद रंग की महिला की शर्ट मिली, एक पेंटोप्राजोल टैबलेट मिली जो आमतौर पर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में ली जाती है, एक टूटा हुआ वीवो मोबाइल और राजा की स्मार्ट वॉच भी वहां से बरामद हुई। लेकिन जो 3 सबसे कीमती चीजें थीं, यानी सोने की चैन, दोनों वेडिंग रिंग्स और डायमंड ब्रेसलेट, वो सब गायब थीं। अब पुलिस के सामने यह सवाल था कि क्या यह सिर्फ एक लूट के इरादे से की गई हत्या थी या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा राज छुपा है जो सबको चौंका सकता है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो मामला और भी भयानक हो जाता है। रिपोर्ट में लिखा होता है कि राजा के शरीर पर कई जगह धारदार हथियार से वार किए गए थे, यानी यह साफ था कि राजा की हत्या बेहद बर्बरता से की गई थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पुलिस को मौके से जो हथियार मिला वह एकदम नया था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे इसे खास राजा को मारने के लिए ही खरीदा गया हो।
हालांकि पुलिस ने वह हथियार बरामद कर लिया था, लेकिन अब वो यह पता लगाने में जुटी थी कि यह हथियार आखिर किसने खरीदा और क्या इस हत्याकांड में राजा की पत्नी सोनम की कोई भूमिका है, क्योंकि अब तक सोनम भी लापता थी। और जिस तरह से सब कुछ घटा था, सवालों के घेरे। जिस जगह पर पुलिस को राजा और सोनम की स्कूटी मिली थी, वो नजारा देखने लायक था, क्योंकि स्कूटी बिल्कुल प्रॉपरली पार्क की गई थी, जैसे किसी ने उसे बहुत सलीके से एक खास मकसद से खड़ा किया हो। उस पर एक भी स्क्रैच नहीं था, और इससे यह तो साफ हो गया कि राजा और सोनम का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि मामला कहीं ज्यादा गंभीर और खौफनाक था। सबसे अजीब बात यह थी कि स्कूटी में चाबी अब भी लगी हुई थी, जो एक नॉर्मल इंसान शायद ही छोड़कर जाए, क्योंकि यह एक रेंटल स्कूटी थी, यानी जिसे किराए पर लिया गया था, और उसका हेलमेट भी वहां से गायब था। स्कूटी से थोड़ी ही दूरी पर राजा और सोनम के वह बैग्स भी मिले जिन्हें वे ट्रिप पर अपने साथ लेकर आए थे। यह वही बैग्स थे जिन्हें उन्होंने होटल से निकलते वक्त साथ रखा था। लेकिन सवाल यह था कि अगर कोई ट्रैवल के दौरान लापता होता है तो उसके बैग्स, गाड़ी और बाकी सामान आसपास कहीं ना कहीं बिखरे हुए मिलते हैं। लेकिन यहां तो हर चीज जैसे सीन प्लान करके सेट की गई हो। स्कूटी जहां मिली थी वहां से करीब 25 की किमी दूर राजा की बॉडी मिली, और यह दूरी चौंकाने वाली थी, क्योंकि बिना ट्रांसपोर्ट के इतनी दूरी तय नहीं की जा सकती। यानी यह साफ था कि कातिल ने पहले राजा को मारा, फिर स्कूटी को 25 किमी दूर ओसरा हिल्स के पास एकदम सलीके से पार्क कर दिया, ताकि जब कोई खोजबीन शुरू हो तो सभी का ध्यान उसी जगह पर अटक जाए जहां स्कूटी मिली थी। यही नहीं, उसने जानबूझकर चाबी स्कूटी में ही छोड़ दी, ताकि यह लगे कि दोनों लोग शायद ट्रैकिंग के लिए निकले होंगे और रास्ता भटक गए होंगे। यानी कातिल की प्लानिंग बेहद ठंडी दिमाग से की गई थी। पहले बॉडी को गायब करो, फिर सबूतों को ऐसे सजाओ कि पुलिस भी भटक जाए। राजा की हत्या 23 मई को हुई थी, लेकिन उसकी लाश 2 जून को मिली, और वह भी मेघालय के एक खतरनाक ट्रैकिंग पॉइंट के पास, वही सावडोक फॉल्स, जहां पानी बहुत तेज बहता है और नीचे गहरी खाई है। इसी खाई में सड़ी गली हालत में पाई गई थी। इतने दिन तक खुले में रहने की वजह से शरीर काफी डिकम्पोज हो चुका था, लेकिन पोस्टमार्टम से एक बात साफ हो गई, यह एक्सीडेंट नहीं था। राजा के सिर और पीठ पर धारदार हथियार से किए गए गहरे घाव साफ दिखाई दे रहे थे। शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी चोटों के निशान थे, यानी उसे पहले बेरहमी से मारा गया और फिर नीचे खाई में धकेल दिया गया। इन तमाम सबूतों को देखकर पुलिस अब इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि एक साजिश के तहत की गई खौफनाक और प्लान की गई हत्या थी, जिसमें हर कदम सोच समझकर उठाया गया था। अब तक पुलिस भी इस पूरे मामले को एक साधारण लूटपाट का केस मान रही थी, और फोकस सिर्फ इतना था कि शायद किसी गैंग ने राजा रघुवंशी को लूटने के इरादे से मारा, और सोनम को भी उसी दौरान या तो अगवा कर लिया गया या शायद उसकी भी हत्या कर दी गई हो, क्योंकि घटना वाले दिन से ही सोनम भी लापता थी। पुलिस के इस एंगल की वजह से फोकस हत्या की जगह लूट की दिशा में चला गया था। लेकिन जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों के जरिए लोगों तक पहुंची, तो पूरे देश में इस केस को लेकर गुस्सा फूट पड़ा। राजा और सोनम की तस्वीरें हर तरफ वायरल हो गईं, और लोग सड़क पर उतर आए, और लोग एक ही सवाल पूछने लगे, अगर यह हादसा था तो सोनम कहां है, और अगर सोनम जिंदा है तो वह सामने क्यों नहीं आ रही। जनता के बढ़ते दबाव को देखते हुए पुलिस ने तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन किया, और सोनम की तलाश को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई। लेकिन तभी एक ऐसा बयान सामने आया जिसने केस की दिशा ही बदल दी। एक लोकल ट्रैवल गाइड एल्बर्ट पीढ़ी पुलिस के पास आता है और बताता है कि 23 मई के दिन उसने वही सावडोंग फॉल्स के रास्ते में राजा और सोनम को देखा था। लेकिन अकेले नहीं देखा, बल्कि उनके साथ 3 अनजान युवक भी थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह तीनों युवक हिंदी में बात कर रहे थे, और किसी टूरिस्ट जैसे नहीं, बल्कि बहुत कैजुअल और संदिग्ध तरीके से पेश आ रहे थे। इस एक बयान से पुलिस अलर्ट हो जाती है और तुरंत आसपास के CCTV फुटेज खंगालने शुरू करती है। तब एक फुटेज हाथ लगता है जिसमें साफ दिखाई देता है कि राजा और सोनम के साथ 3 अन्य युवक भी हैं, और वे सभी फॉल्स की दिशा में जा रहे हैं। अब शक और गहरा हो जाता है। पुलिस तुरंत सोनम के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR निकलवाती है, और जैसे ही डाटा सामने आता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। राजा की मौत से पहले के कुछ दिनों में सोनम ने लगातार कुछ खास नंबरों से बात की थी, और वह सभी नंबर इंदौर और उत्तर प्रदेश से ट्रेस हो रहे थे। कॉल्स की टाइमिंग, कॉल्स की फ्रीक्वेंसी और कुछ नंबरों से बार बार देर रात तक बातचीत, इन सब ने शक को यकीन में बदल दिया। पुलिस को अब लगने लगा कि यह लूट नहीं, बल्कि प्लानिंग से की गई हत्या थी, जिसमें सिर्फ सोनम लापता नहीं, बल्कि शायद पूरी कहानी की मास्टरमाइंड वही थी। और फिर वह पल भी आ गया जब इस शक ने सच्चाई का रूप ले लिया।
4 जून को पूरे देश को चौंकाते हुए सोनम ने अचानक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक ढाबे से खुद अपने भाई को कॉल किया और कहा कि वह सरेंडर करना चाहती है। सोनम का यह कॉल सीधे पुलिस तक पहुंचाया गया और बिना किसी देरी के उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसने बताया कि वह डरी हुई थी, उसे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा था और अब उसके पास पुलिस की शरण में आने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पुलिस उसे तुरंत हिरासत में लेती है, लेकिन हिरासत में ली गई वह सोनम अब भी चुप्पी की दीवार खड़ी किए हुए थी। पूछताछ की शुरुआत में सोनम बार बार बयान बदलती रही। वह पुलिस को उलझाने की कोशिश करती रही, कहानियां गढ़ती रहीं। कभी कहती वह खुद भी अगवा हो गई थी, कभी कहती कि वह सब कुछ भूल चुकी है, लेकिन पुलिस के पास अब ठोस सबूत थे। हर सवाल के साथ पुलिस उसके झूठ की परतें उधेड़ती रही और हर बार सोनम की आंखों से डर और घबराहट झलकती रही। वह जितना छुपाने की कोशिश करती उतना ही सच बाहर आता गया। मेघालय पुलिस ने जब उसे रिमांड पर लेकर गहराई से पूछताछ शुरू की तो वह चुप्पी, जो अब तक एक मासूम चेहरे की ढाल बनी थी, वो आखिरकार टूट गई। जिस सोनम को शुरू में एक डरी हुई मासूम लड़की समझा जा रहा था, अब वही सोनम खौफनाक साजिश की मास्टरमाइंड बनकर सामने आई। पूछताछ के दौरान सोनम ने जो कबूल किया, उसने न सिर्फ पुलिस बल्कि पूरे देश को दहला दिया। उसने कहा कि उसका अपने पति राजा रघुवंशी से रिश्ता सिर्फ अपने घर वाले को खुश करने के लिए की थी। राजा सीधा साधा लड़का, इसलिए वह सोची कि शादी के बाद वो उसे मार के खुद विधवा बन जाएगी और फिर उसके घर वाले भी उसकी शादी के लिए मान जाएंगे। देखा जाए तो दिल से वह उस शादी में कभी थी ही नहीं और शायद यही वजह थी कि उसके मन में नफरत धीरे धीरे जहर बनकर पल रही थी, जो आखिरकार इस भयानक वारदात की शक्ल में सामने आया। शादी के बाद भी वह लगातार अपने प्रेमी राज कुशवाहा के संपर्क में थी। सोनम और राज के बीच शारीरिक और मानसिक रूप से गहरा रिश्ता था और दोनों चाहते थे कि राजा की जिंदगी से स्थायी रूप से छुटकारा मिल जाए। पुलिस को दिए बयान में सोनम ने कहा कि उन्होंने मिलकर हत्या की पूरी योजना तैयार की थी। इसके तहत राज कुशवाहा ने अपने 3 दोस्तों विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद सिंह कुर्मी को साथ जोड़ा। योजना के मुताबिक सोनम और राजा को मेघालय ट्रिप पर भेजा गया ताकि घटना दुर्घटना जैसे लगे और शक ना हो। 23 मई को जब वैसावडोंग फॉल्स के पास ट्रेनिंग के लिए निकले तो सोनम ने राजा को एक ऐसे रास्ते पर ले जाने में मदद की जहां पहले से छिपे 3 हमलावर मौजूद थे। राजा पर अचानक धारदार हथियार से हमला किया गया और उसे खाई में धकेल दिया गया। सोनम ने बताया कि वह सब कुछ जानते हुए भी वहीं से वापस लौट गई और फिर फरार हो गई। पूछताछ में सोनम ने साफ कहा कि इस पूरी हत्या के पीछे उसकी मंशा राजा से छुटकारा पाकर राज कुशवाहा के साथ जिंदगी शुरू करने की थी। उसने इस साजिश के लिए आर्थिक मदद भी की, कॉल्स और मीटिंग्स के जरिए हत्यारों को निर्देश भी दिए। यही नहीं, बाद में जब मीडिया और पुलिस का दबाव बढ़ा तब उसने खुद को बचाने के लिए गाजीपुर जाकर छिपने की कोशिश की, लेकिन डर और मानसिक दबाव में खुद ही उसने आत्मसमर्पण कर दिया। सोनम के इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने उसी की निशानदेही पर अन्य आरोपियों को भी इंदौर, सागर और ललितपुर से पकड़ लिया। गिरफ्तारी के तुरंत बाद इन सभी आरोपियों को मेघालय लाया गया, जहां एसआईटी की टीम ने अलग अलग रिमांड पर लेकर सभी से गहन पूछताछ की। पूछताछ के दौरान हर आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया और यह भी साफ हो गया कि हत्या किसी एक का फैसला नहीं था, बल्कि यह सभी के बीच महीनों पहले से बनाई गई एक सोची समझी साजिश थी। अब पुलिस की लगातार जांच और पूछताछ के बाद भी जो सबूत सामने आए, उन्होंने सोनम और उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा की क्रूरता और साजिश को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। 4 आरोपियों के पास से वह मोबाइल फोन बरामद हुए, जिनमें दर्ज कॉल रिकॉर्डिंग्स, लोकेशन हिस्ट्री और डिजिटल पेमेंट्स के ऐसे पक्के सबूत मिले जो यह साफ बताते हैं कि इस हत्याकांड की पूरी स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी। यह सबूत इतने ठोस थे कि किसी भी आरोपी के पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। सोनम के कबूलनामे के बाद 4 सहयोगियों की गिरफ्तारी ने इस केस को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया और 5 को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लेकिन असली भूचाल तब आया जब यह पूरा सच मीडिया और आम जनता के सामने आया। पूरा देश इस क्रूर हत्या से दहल उठा। राजा रघुवंशी की दर्दनाक मौत ने हर उस इंसान को हिला दिया जो रिश्तों पर विश्वास करता है। सोशल मीडिया से लेकर चौराहों तक हर जगह सिर्फ एक ही आवाज गूंजने लगी, राजा को इंसाफ चाहिए। राजा के परिजनों ने न्याय के लिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिए। दोस्तों और समर्थकों ने सोशल मीडिया पर भी गुहार लगाए। हर तरफ से एक ही मांग की जा रही है। यह कोई हादसा या गुस्से में किया गया अपराध नहीं था। यह एक सोची समझी खौफनाक साजिश थी, जिसमें पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही पति की जान ले ली।
ऐसे लोगों को सिर्फ जेल भेजना इंसाफ नहीं होगा। समाज में ऐसी सोच को कुचलने के लिए जरूरी है कि इन्हें फांसी दी जाए, ताकि यह एक मिसाल बने, एक चेतावनी बने कि प्यार के नाम पर, निजी स्वार्थ के नाम पर कोई भी पत्नी फिर कभी अपने पति को यूं धोखा देकर खत्म करने की हिम्मत ना कर सके। और अगर आप भी यही चाहते हैं कि राजा रघुवंशी को पूरा इंसाफ मिले तो नीचे कमेंट में जस्टिस फॉर राजा जरूर लिखें। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर APS TV न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।